हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आउटसोर्सिंग के बारे में। हालांकि आउटसोर्सिंग के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। आउटसोर्सिंग क्या है आपको बाखूबी पता है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस करा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में। दो टॉपिक आपका इस चैप्टर से और बचा हुआ है, एडवांटेज एंड केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली आउटसोर्सिंग के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग या फिर बीपीओ। आप बीपीओ कहिए। देखिए, आउटसोर्सिंग को बेसिकली दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, बीपीओ और केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो हम लोग अभी सिर्फ बीपीओ की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये एडवांटेज पढ़ने के बाद हम लोग केपीओ की बात करेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, आप अगर इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लो वो पहले, तब ये टॉपिक आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज दे रहा है आउटसोर्सिंग का, फोकस ऑफ अटेंशन। फोकस ऑफ अटेंशन कहने का मतलब कि भाई आप जब बिजनेस करते हो और आप अपने कोर एक्टिविटी पे, कोर एक्टिविटी किसी भी बिजनेस की बात करें ना तो कोर एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोर एक्टिविटी करने का मतलब जो आपका मेन काम है। बाकी के अदर एक्टिविटीज जो हैं आप अगर किसी और के थ्रू करवा लेते हैं तो सबसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है कि आप अपने कोर एक्टिविटी, क्रूशियल मैटर पे, जो मेन पर्पस है आपके बिजनेस का, आप उस पर फोकस रखते हैं। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा है रिडक्शन इन कॉस्ट। रिडक्शन इन कॉस्ट कहने का मतलब कॉस्ट रिड्यूस भी होता है। सर कैसे? जैसे सिंपल सा बात है, आप अपने कस्टमर के लिए कस्टमर केयर सर्विसेज सेटअप करना चाहते हैं, कॉल सेंटर सेटअप करना चाहते हैं, और ये आप खुद से सेटअप करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, एक रेंट पे बड़ा सा हॉल होना चाहिए या फिर पूरा बिल्डिंग होना चाहिए, सिस्टम रहेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा, एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा, वहां पे आपके एम्प्लॉय होंगे, है ना। एक समझ लो कंप्लीट फंक्शनिंग होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो पड़ेगा भाई। मगर आप इसी चीज को किसी, है ना, अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हो, अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हो तो आप मान लीजिए आपके यहाँ पर डे मैक्सिमम 200 कॉल आ सकता है, कस्टमर का 300 कॉल आ सकता है। तो बताओ सिर्फ 200-300 कॉल के लिए आप पूरा कॉल सेंटर सेटअप कर देंगे तो ये गलत है ना। इससे बढ़िया आप क्या करिए, आप एक आउटसोर्सिंग कर लीजिए, किसी ऐसे एजेंसी से टाइप कर लीजिए जो ये काम कर रहा है। तो इसका फायदा क्या है? दो, सबसे पहला तो आपका कम खर्च में काम हो जाएगा, और एक्सेलेंस, उसके एक्सपर्टीज का आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो कंपनी का काम ही है कॉल सेंटर रन करना और दूसरे दूसरे कंपनीज को सर्विसेज देना, तो वो ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ ये काम कर पाएंगे ना, है ना। उनके यहाँ ज्यादा एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, उनका काम ही है सिर्फ वही। इसलिए दो बेनिफिट है आपका, सबसे पहला तो रिडक्शन इन कॉस्ट एंड दूसरा है क्वेस्ट फॉर एक्सेलेंस। क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस कहने का मतलब जब आप आउटसोर्स करते हैं तो वो कंपनी, जैसे टायर की हम बात किए थे, अब एमआरएफ से टायर मंगवा रहे हैं तो एमआरएफ तो भाई एक्सपर्ट है टायर बनाने में, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? एमआरएफ के एक्सपर्टीज का फायदा किसको मिलेगा? हीरो को मिलेगा, होंडा को मिलेगा, अगर मान लीजिए यामाहा अपने बाइक में लगवाता है तो उसको भी मिलेगा। सीएट भी टायर है, आप देखते हो कि सीएट टायर कभी कभी की भी रहता है। ठीक है, तो बेसिकली उनके एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, तो दे कैन फोकस ओनली ऑन एक्टिविटीज विच दे एक्सेल। तो इसका इसका फायदा क्या है? इसका पहला फायदा है कि आपका बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है आप उस पर फोकस रखेंगे, एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट रिमेनिंग एक्टिविटी टू दोज हु एक्सेल इन परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटी। और अदर एक्टिविटी के लिए जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाएंगे और उनसे सर्विसेज ले लेंगे। जैसे आपको आईटी सॉल्यूशन चाहिए, जैसे आपको टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आप टीसीएस, इन्फोसिस से आप टाई अप कर लिए, तो उनके एक्सपर्टीज का बेनिफिट आपके बिजनेस को मिलेगा और कम से कम कॉस्ट में भी काम हो जाएगा। बात समझे? आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपॉइंट करेंगे, उनको उनको पूरा जितना भी इक्विपमेंट्स है वो देंगे, ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करेंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा लेंदी है वो। आउटसोर्सिंग का एक और क्या फायदा है? ग्रोथ थ्रू अलायंस।
ग्रोथ थ्रू अलायंस कहने का मतलब सबके साथ मिल के आप आगे बढ़ते हो। अब टाई अप करके चल रहे तो सबसे फायदा क्या है, आप अपने काम में एक्सपर्ट है, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, आपका भी बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, उसके भी बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, तो सबका साथ सबका विकास वाला बात हो जाता है। यहाँ पे आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो बाय अवेलिंग द सर्विसेज फ्रॉम द अदर फर्म योर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, इन्वेस्टमेंट भी घट जाता है, ये तो पढ़े ही। योर प्रॉफिट नॉट ओनली your profit not only from low investment and better services provided by them to you but also from share in profit from the business they do for you, है ना। आपके लिए सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करता है, लो इन्वेस्टमेंट भी कर देता है, आपका इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी घटा देता है, और साथ ही साथ आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट भी करता है। तो ये फायदा आपको, देयरफॉर यू कैन एक्सपैंड रैपिडली। तो वेरी फ्यू, है ना, सिंपल सा बात है, अगर आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन है आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, किसी और को दे दे रहे हैं, बदले में उसको पेमेंट मिल रहा है ऑब्वियसली, मगर कहीं ना कहीं इससे ग्रोथ होने का चांसेस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कह रहा ग्रोथ। ग्रोथ क्यों? अब जैसे सिंपल सा बात है, आप हर चीज में उलझे हुए रहेंगे तो हो सकता है कि आप खुद को एक्सपैंड ना कर पाए, पर आप अपने साथ किसी को अलायंस कर रहे हैं, आप अपने साथ किसी को जोड़ रहे हैं, तो इससे फायदा क्या है कि आपका भी ग्रोथ होगा, उसका भी ग्रोथ होगा, और कोलेबोरेशन के साथ काम चलेगा। आप अपना नया इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, आप अदर सेगमेंट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एकदम सिंपल है। आप ये सब सारा जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी का ग्रोथ भी होगा। सर कैसे सर? अब बताइए, आप अगर एज अ बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, न्यू हाइट्स दे रहे हैं, है ना, आपके बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, आपका जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि आप अपने एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके अलायंस कंपनी जो है, आपके साथ जो मिल के काम करते हैं, उनका भी ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा और डेवलपमेंट भी होगा। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा नौकरी होगा, उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली कंट्री का ही डेवलपमेंट होगा। तो ऑफशोर क्या कह रहा है, ऑफशोर आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप। अगर बात करें आउटसोर्सिंग से क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। अब जैसे सिंपल सा बात है, स्कूल की ही बात करें, हर घर में एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है, हर घर के बच्चों को एजुकेशन चाहिए। अब माँ बाप कहेंगे नहीं हम स्कूल नहीं भेजेंगे, हम तो घर में ही पढ़ा लेंगे, तो स्कूल का क्या फायदा, फिर स्कूल चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो अब स्कूल खुला, बहुत सारे टीचर्स को जॉब मिला, बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ को जॉब मिला, मैनेजमेंट के लोगों को जॉब मिला, बिल्डिंग बनाने में और जो सपोर्टिव एलिमेंट है उनको जॉब मिला। तो कहीं ना कहीं एक चैनलाइज सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री इंक्रीज हो जाता है ना। अगर आप आउटसोर्स करते हैं और क्वालिटी अपने गुड्स का बहुत अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी आप करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अनडिस्प्यूटेड लीडर इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर। बात समझे, इंडिया जो है आज के डेट की अगर बात करें तो इंडिया आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है। ठीक है, चलिए एडवांटेज ओवर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ बीपीओ। स्कोप ऑफ बीपीओ की बात करें, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का स्कोप क्या है, तो 2 पॉइंट आपको कह रहा है कि सबसे पहला फायदा तो है कि 24/7 सर्विसेज होता है। 24/7 कहने का मतलब क्या, 24 घंटा 7 दिन और महीने, हर महीने। ठीक है, अच्छा, अबाउट 70% ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री रेवेन्यू कम फ्रॉम कॉल सेंटर। और जानते हो सबसे ज्यादा जो कॉल सेंटर से ही बीपीओ का, जैसे बहुत सारी विदेशी कंपनी है, शिप कंपनी, क्रूज कंपनी जो फॉरेन में चलती है, उनका कॉल सेंटर इंडिया से हैंडल किया जाता है, इंडिया से उनको मैनेज किया जाता है। तो आउटसोर्सिंग, मान लीजिए अगर टोटल इंडिया में 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा आउटसोर्सिंग से, तो उसमें 70 रुपया जो है वो कॉल सेंटर से आता है। यानी कि विदेशी कंपनीज को कॉल सेंटर का सर्विसेज देना,
उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वर्कलोड डिजाइन करना और साथ ही साथ उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है। बीपीओ इज मोर पॉपुलरली नोन एज कॉल सेंटर। कॉल सेंटर भी इनको कभी कभी बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर 70% जो है यहीं से आता है। विच प्रोवाइड कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज 24/7 डे। About 70% of the BPO industry revenue come from call center। तो कॉल सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और बीपीओ कंप्राइजेज ऑफ 4 की सेगमेंट। बीपीओ में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में जनरली 4 काम किया जाता है। यानी कि बीपीओ को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। दीज आर द कॉमन एरिया वेयर बीपीओ इज ऑपरेटिंग। और ये 4 कॉमन एरिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इंफॉर्मेटिक्स। सर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं, आपको सिर्फ समझना है कि ये 4 पॉइंट होता है। बीपीओ में जनरली 4 क्लासिफिकेशन, मतलब 4 तरीके से काम लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे हम अपने बिजनेस के लिए कुछ पार्ट्स, जैसे मान लीजिए हम जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें मीटर यूज होता है, तो मीटर जो है वो हम किसी और को दे दिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या? रिसर्च मतलब मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर आज के डेट में किस चीज पे फोकस कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर बिजनेसमैन को करना होता है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो इनोवेशन कैसे होगा, आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप कैसे करेंगे। तो रिसर्च कराने के लिए भी कई बार कंपनी क्या करती है, एक अलग से एजेंसी हायर कर लेती है और उसको पूरा रिसर्च का काम दे देता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल करने का भी काम। जैसे कई बार कंपनी क्या होता है कि मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सेल करने के लिए किसी और को दे देते हैं। जैसे पतंजलि, आप जानते हो बिस्किट बहुत बेचने लगा आजकल, मगर आपको पता है पतंजलि एक भी बिस्किट खुद से नहीं बनाती है। पतंजलि का टाई अप चलता है सोना बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड। सोना बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो पतंजलि को बिस्किट प्रोवाइड करती है बना के। अब पतंजलि करता क्या है, उसको बस पैकिंग करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बात समझे? तो पतंजलि का लेबल लगा हुआ है मगर मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई और है। तो यानी कि सोना बिस्किट लिमिटेड क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया कि चल भाई पतंजलि तुम मेरा बिस्कुट बेच दो, और पतंजलि आउटसोर्स कर लिया। पतंजलि अपने बिस्किट के लिए किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सोना को। तो इस तरीके से भी बिजनेस चलता है। एंड इंफॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना, बहुत सारा स्टैटिस्टिक डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, वो सब सारे सर्विसेज बीपीओ के अंडर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, बीपीओ आउटसोर्सिंग की बात करें तो आउटसोर्सिंग का 2 क्लासिफिकेशन है, बीपीओ और केपीओ। अब हम लोग पढ़ेंगे केपीओ के बारे में। केपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब नॉलेज से ही आपको सब कुछ क्लियर है। नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या? अब देखिए, कई बार कंपनीज को लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रिक्वायरमेंट होता है, वकील का, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम कंपनी चला रहे हैं, तो भाई एज अ कंपनी ओनर क्या मेरे जरूरी है कि हम लॉ पढ़े हों? जरूरी है कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए वो हमको आता हो? क्या हमको जरूरी है कि हम अकाउंटिंग जानते होंगे? सर जरूरी तो नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, बिजनेसमैन नॉलेज आउटसोर्स करता है। मतलब अगर मान लीजिए हमको जरूरत है एक सलाहकार की, एक लॉ के जानकार की, क्योंकि हमको बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ता है और उसका जानकारी है नहीं मुझे, तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे वैसे कंसल्टेंसी फर्म से, वैसे फर्म से जो लॉ का बिजनेस करते हैं। मतलब लॉ का बिजनेस मतलब बेसिकली लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमको अपने बिजनेस का अकाउंटिंग कराना, हम चार्टेड अकाउंटेंट के साथ लिंक कर, तो हम अपने बिजनेस का जो अकाउंटिंग करवा रहे हैं वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आउटसोर्सिंग हो जाएगा। मगर यहाँ पे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चार्टेड अकाउंटेंट से उससे प्रोडक्ट नहीं मांग रहे, हम लॉयर से उससे प्रोडक्ट नहीं मांग रहे, हम लॉयर से क्या मांग रहे हैं, उनका नॉलेज।
नॉलेज मांग भी नहीं रहे, हम उनके एक्सपर्टीज को यूज कर रहे हैं। बात समझे? चार्टेड अकाउंटेंट, मान लीजिए हम अपने जितने भी वर्कर हैं उनका फिजिकल हेल्थ चेकअप के लिए हम एक डॉक्टर को अपॉइंट कर लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओ में अंतर क्या है कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है नॉलेज रिलेटेड वर्क की बात करता है, जहां पे गुड्स की बात ही नहीं होती है, नॉलेज से रिलेटेड। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, डिग्री है, तो आपसे सर्विस लेंगे। स्किल से रिलेटेड होता है। बात समझे? आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इन केपीओ बिजनेस फर्म गेट द knowledge related and information related work, knowledge related work, knowledge related and information related work done from outside firm। जैसे लॉयर का वर्क हो गया, अकाउंटेंट का वर्क हो गया, बहुत सारा रिसर्च का भी वर्क हो जाता है। इन्वॉल्विंग high value work carried by highly skilled staff, KPO firm in addition provide expertise and consultancy services, often take many low level decision also। ठीक है, चलिए एक एक करके फीचर समझेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, मेन फीचर क्या कर रहा है, मेन डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ क्या है, तो हम आपको पहले ही बताएं। मेन डिफरेंस क्या है कि केपीओ यूजुअली फोकस ऑन नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेस दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज, है ना। केपीओ किस पे फोकस रखता है? नॉलेज से रिलेटेड एक्सपर्टीज पे। प्रोडक्ट अगर बेचने की बात हो रही है तो हम बीपीओ बोलेंगे, मगर हम चार्टेड अकाउंटेंट का सर्विसेज ले रहे हैं, हम साइंटिस्ट का सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केपीओ। ठीक है, चलिए तो नॉलेज इंटेंसिव बात करते हैं, ये आपका पहला डिफरेंस है। दूसरा फीचर क्या बता रहा है, द मेन एम ऑफ केपीओ इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट by providing business expertise rather than process activities। केपीओ का मेन मकसद होता है प्रोसेस की बात नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करना, वैल्यू फॉर क्लाइंट, यानी कि ऐसा सर्विसेज मिलना चाहिए, ऐसा रिसर्च होना चाहिए कि क्लाइंट को वैल्यू मिले। मतलब जैसे अगर स्कूल स्कूल अगर अपने एजुकेशन के सिस्टम के लिए किसी अदर डिजिटल, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्कूल पढ़ाना चाहता है, मगर स्कूल जो है खुद से डिजिटल ऐप डेवलप नहीं कर पा रहा है या फिर डिजिटल कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहा है, तो मान लीजिए एक कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, स्मार्ट क्लास के साथ टाई अप कर लिया, या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ टाई अप कर लिया, या फिर बाइजूस ऐप के साथ टाई अप कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू फॉर क्लाइंट क्रिएट करना। ठीक है, स्कूल को एक वैल्यू मिला, किस चीज का वैल्यू मिला? स्मार्ट क्लास का वैल्यू मिला। ठीक है, तो केपीओ जो है वैल्यू क्रिएशन की बात करता है। केपीओ इन्वॉल्व एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्निकल स्किल एंड डिसिसिव जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, है ना। यहाँ पर प्रोडक्शन की तो बात नहीं होता है, इसलिए एनालिटिकल थिंकिंग की बात कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल की बात कर सकते हैं, है ना। सर ये बीपीओ क्या होता है बाबू? तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, केपीओ इन्वॉल्व एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस रखता है, टेक्निकल स्किल के ऊपर फोकस रखता है, जहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होती है, जहां पे गुड्स की बात नहीं हो रही है, स्किल्स की बात हो रही है, एक्सपर्टीज की बात है, जजमेंट की बात होती है। जजमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो एक्सपर्ट पैनल बुलाए, एक्सपर्ट लोग अपना राय दिए, उसकी बात हो रही है। केपीओ इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग, काम करने का क्षमता भी बढ़ा देता है और कॉस्ट सेविंग में भी हेल्प मिलता है। ठीक है, एंड लास्ट क्या कह रहा है, कॉमन सर्विसेज इंक्लूड इन केपीओ। केपीओ में जनरली किस तरीके का सर्विसेज दिया जाता है? तो रिसर्च का, जैसे इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसर्च, इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च, जैसे कस्टमर का क्या नीड है, मार्केट रिसर्च, मार्केट में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट में किस प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड है, मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है,
मार्केट का कैपेसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मार्केट के बारे में रिसर्च करना, बिजनेस के बारे में रिसर्च करना, इन्वेस्टमेंट के बारे में रिसर्च करना, ये केपीओ के अंडर में आता है। क्योंकि रिसर्च में क्या लगता है, एक्सपर्टीज लगता है, नॉलेज लगता है, गुड्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। लीगल प्रोसेस, अब लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, पेटेंट सर्विसेज, पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेटेंट। पेटेंट सर्विसेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेटेंट होता किसका है, अगर आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किए, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किए, आप कोई भी रिसर्च किए, तो आपका वो टेक्नोलॉजी कोई चोरी ना कर ले, इसलिए आप अपने नाम पे उसको रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पेटेंट कराना। तो पेटेंट कराने का जो प्रोसेस होता है वो भी आप किसी और से करवा सकते हैं। जैसे आप किसी को हायर कर लिए, वो पेटेंट आपके टेक्नोलॉजी का करवा दिया। तो बेसिकली पेटेंट सर्विसेज भी नॉलेज से रिलेटेड होता है। ठीक है, डाटा एनालिसिस करना, डाटा एनालिटिक्स कहने का मतलब डाटा गैदर करना कस्टमर के बारे में, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। एडिटोरियल प्रोसेस, एडिटोरियल कहने का मतलब बिजनेस बहुत सारी एडिटोरियल छापती हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, अपने बिजनेस के रिपोर्टिंग के बारे में, वो हो गया। वैल्यूएशन, सर वैल्यूएशन मतलब, वैल्यूएशन मतलब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन। अब बताओ, जैसे बिल्डिंग है, आपका बिल्डिंग है मुंबई में, अब इस बिल्डिंग का वैल्यू क्या है तुम देखकर पता कर लोगे? आप पता नहीं कर पाएंगे। मगर वैल्यूअर लोग होते हैं, वैल्यूअर, जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज होता है, उनका काम ही है प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना। वो तो हमारे बिल्डिंग को बाहर से देखेंगे किस लोकेशन पे है, फिर अंदर जाके चेक करेंगे सब कुछ, प्रॉपर्टी क्या क्या है इसमें, कितना पुराना बिल्डिंग है, उसके हिसाब से तुम्हारे बिल्डिंग का एक वैल्यूएशन लगाएंगे। तो ये वैल्यूअर भी नॉलेज से रिलेटेड होता है। वैल्यूएशन, बिल्डिंग का ये जो वैल्यूएशन हो रहा है, बात समझे? तो वैल्यूएशन कराना वगैरह वगैरह, ये सब भी किसका काम है, नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये सारे काम किसके अंडर में आते हैं, केपीओ के अंडर में आते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन बैरियर इन केपीओ प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंसी। Many organizations could not find out which decisions are taken by whom and rely so much in informal social process। देखिए कई बार क्या होता है, आप जो डाटा कलेक्ट करवाते हैं तो कई बार आपको डिफरेंट डाटा मिल जाता है, उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए दो वैल्यूअर को बुलाए, एक वैल्यूअर बोला भाई 15 करोड़ रुपया, एक वैल्यूअर बोला 10 करोड़ रुपया या फिर 12 करोड़ रुपया, तो किसका बात माने? यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपके बस में तो बात है नहीं है, आप तो इसका वैल्यूएशन कर नहीं रहे हो, आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो केपीओ में एक थोड़ा सा बैरियर आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम थोड़ा होता है और थोड़ा कंफ्यूजन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो बेसिकली ये है आपका, बात क्लियर? तो इसी के साथ ये जो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो बचा कुचा टॉपिक है, यानी कि जो एलिमिनेट हो चुका, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।